वेलकम टू mahindraguru.com दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आईबीपीएस पीओ एग्जाम बिल्कुल पीक पॉइंट पर है और हमारी बंधन बैंक की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसी के रिगार्डिंग हम एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसबीआई का भी जीडी बिल्कुल सर पर है। तो उसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बेसिकली लैंडिंग का मतलब क्या होता है? बैंक्स क्या करते हैं कि जो उधार देते हैं उसे हम बोलते हैं लैंडिंग। अक्सर होता क्या था कि बैंक्स जो लैंडिंग करते हैं वो दो पार्ट में करते हैं, एक रिच जेंट्री को करते हैं और एक पुअर जेंट्री को करते हैं। हमारी इकोनॉमी जो डिपेंड है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, बट बैंक्स अधिकतर क्या करते हैं कि उस सेक्टर्स को लोन देना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनको हायर इंटरेस्ट पे करता है। बिकॉज बैंक्स के लिए जो इनकम होती है वो होती क्या है, जो लोन जो दे रहे हैं उस पर मिलने वाली इंटरेस्ट। सो बैंक्स करते क्या थे, जो भी हमारी इकोनॉमी में रिच जेंट्री होती है उसको लोन ज्यादा देते हैं और जो पुअर जेंट्री होती है उसको लोन नहीं देते। इसी को देखते हुए आरबीआई ने कहा अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, अगर बैंक्स ऐसे लोन देते रहे तो हमारा एक सेक्टर तो अब चला जाएगा और एक सेक्टर डाउन हो जाएगा। वही वाला डिस्पैरिटी आ जाएगी कि रिच रिच हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है। इसी डिस्पैरिटी को देखते हुए उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं कि बैंक्स जो भी लैंडिंग करेंगे उसका एक सर्टेन पार्ट उन्हें कुछ सेक्टर्स में देना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? उन्हें कुछ पार्ट अपनी लैंडिंग का कुछ सेक्टर्स में देना पड़ेगा। इसे समझ सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पर। बहुत बार मेरे फादर ने कहा कि बेटा तुम्हें करना क्या है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज दे रहा हूं, तुम्हें उनमें से कुछ सर्टेन पार्ट क्या करना है कि भगवान की पूजा पे खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 रुपीज दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हें 40% इसका पूजा पे खर्च करना है। मैंने कहा ओके भाई, जो बचा कुछ 60% पार्ट है मैं अब कहीं भी शॉपिंग करना चाहूं वहीं भी खर्च कर सकता हूं। तो क्या हो गया, 100 रुपीज का एक सर्टेन पोर्शन दैट इज 40% मुझे पहले खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जहां चाहे मैं जैसे चाहे खर्च कर सकता हूं। वैसे ही बैंक्स के लिए आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई तुम जो भी लैंडिंग करोगे उसका एक सर्टेन पोर्शन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि इन सेक्टर्स को पहले ऋण देंगे उसके बाद किसी को ऋण देंगे। वो डिस्कस करते हैं कि वो सेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं। दे आर टोटल 8 सेक्टर्स और उन 8 सेक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली लर्न कर सकते हैं, दैट इज एचआर सीमा। सो याद रखिएगा, सीमा इज अ एचआर, सीमा वर्क इन एचआर। हाउसिंग, एच फॉर हाउसिंग, आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एस फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, एम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड ए फॉर एग्रीकल्चर। तो एक एग्जांपल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक है, इसने डिसाइड किया कि मैं 100 करोड़ रुपीस लोन दूंगा इस साल। तो आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि इस 100 करोड़ का उसे 40%, दिस इज मैंडेटरी, आगे डिस्कस करेंगे, 40% उसे प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। और प्रायोरिटी सेक्टर हमारे हैं कितने, टोटल 8 सेक्टर्स। कोई भी बैंक चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक इन इंडिया, कोई भी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, उसे अपनी टोटल लैंडिंग का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। क्लियर पॉइंट? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देयर आर टोटल 8 सेक्टर, 8 सेक्टर्स को पहले लोन देना पड़ेगा, देन जो भी रिमेनिंग उनका लोन डिसाइड किया है उसमें से वो किसी को भी लोन दे सकते हैं। वो 8 सेक्टर्स इज एचआर सीमा, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लास्ट वन अदर्स। समझते हैं 8 सेक्टर्स किस तरह कैसे कैसे इनको लोन देना है। पहले क्या होता था कि ओनली 6 सेक्टर्स थे। इसमें जो नए सेक्टर्स हैं देखो हमने रेड लाइन से मार्क कर रखा है, ये दो नए सेक्टर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ये न्यू ऐड किए गए हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि 40% को कैसे कैसे बाइफर्केशन किया गया, कैसे कैसे उन्हें लोन देना है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आपके बैंक्स आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक की दो कैटेगरी हैं, मोर देन 20 ब्रांचेस और लेस देन 20 ब्रांचेस। याद रखिएगा कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक,
फॉरेन बैंक वो जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं। इन बैंक्स को लैंड करना पड़ेगा 40%। इन बैंक्स को लैंड कितना करना पड़ेगा? 40%। किसको करना पड़ेगा? प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से थे हमारे? देयर आर टोटल 8 सेक्टर। इन 8 सेक्टर को लैंडिंग करनी पड़ेगी इन्हें 40%। वही एग्जांपल 100 करोड़ रुपीस एसबीआई ने लोन डिसाइड किया तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा 40%, दैट इज 40 करोड़। यहां पर जो टोटल लोन अमाउंट होता है उसको एक नाम, पर्टिकुलर नाम दिया गया है, दैट इज ANBC। ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। Banks have to lend 40% of their adjusted net bank credit to priority sector. याद रखिए ANBC इज नथिंग, टोटल लोन अमाउंट जो बैंक ने डिसाइड किया है लोन देने के लिए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। आई थिंक क्लियर होगा। ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी पड़ेगी 40%। और ये 40% होगा किसका? हमारा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। आरआरबीज की बात करते हैं। आरआरबीज को जो लैंडिंग करनी पड़ेगी वो 75% करनी पड़ेगी। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो आरआरबी है वो रीजनल रूरल क्षेत्र के लिए बनाया गया है, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक नाम है उसका और वो रीजनल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बनाया गया जिससे कि किसानों को इजीली लोन दिया जा सके। तो उनके लिए बोला गया कि भाई तुमको तो प्रायोरिटी सेक्टर में ज्यादा लैंडिंग करनी पड़ेगी, दैट इज 75%। तो RRBs have to lend 75% of their ANBC to the priority sector। स्टार्ट करते हैं। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको लैंडिंग करने पड़ेगी 40% ही, बट इन फेज्ड मैनर। आई थिंक क्लियर है। फेज्ड मैनर मतलब चरणों में, फेजेस में, एक बार में 40% नहीं करना। अभी ब्रांचेस 20 से कम है, इट मींस अभी वो अपने को एक्सपेंड नहीं कर चुका है। तो काम करते हैं कि उसको पहले छोटा टारगेट देते हैं, देन फिर फेजेस में बढ़ाते चलेंगे। तो बोला गया भाई मेरे तेरे को अचीव करना है कितने सालों में? 5 सालों में, 5 इयर्स में। कैसे कैसे? 2015-16 में तेरे को करना है 32%, 16-17 में 34%, 17-18 में 36%, 18-19 में 38%, 19-20 से हमें 2020 खेलना भैया, 40% टारगेट अचीव करना है। क्लियर है पॉइंट? दोबारा एक बार स्टार्ट करते हैं कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को लैंडिंग करनी पड़ेगी। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं उनको अपनी ANBC का 40% देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। और RRBs को अपनी जो भी ANBC है उसका 75% देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनको देना पड़ेगा 40% ही, बट इन फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर मतलब कितने सालों में? दैट इज 5 इयर्स। क्लियर पॉइंट? 5 इयर्स कैसे कैसे? वही 15-16, 16-17, 17-18, 19-20 एंड वही 19-20 से हमें 40% हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये 40% को भी उन्होंने 8 सेक्टर्स में कैसे बाइफरकेट किया। उन्होंने 40% को भी बोला है कि ये 40% होगा इसको भी आपको 8 सेक्टर्स में कैसे देना है। मतलब ये नहीं है कि 40% सारा का सारा एग्रीकल्चर को चला जाएगा। 8 सेक्टर्स को बोला है कि 40% में से, 40% का नहीं, 40% में से 18% जाएगा आपका एग्रीकल्चर को। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ लोन डिसाइड किया है उन्होंने, तो 40% कितना होगा? 40 करोड़। तो 40 करोड़ में से 18 करोड़ किधर चला जाएगा आपका? एग्रीकल्चर में। उस 14 करोड़ में से 10% चला जाएगा आपका 10 करोड़ रुपीस वीकर सेक्शन को। और माइक्रो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको चला जाएगा 7.5%। तो याद रखिएगा टोटल कैटेगरीज कितनी थी? 8 कैटेगरीज। 8 कैटेगरीज में से एग्रीकल्चर 1, वीकर सेक्शन 2, माइक्रो एंटरप्राइजेस 3। 3 कैटेगरीज के लिए उन्होंने अलग से बाइफरकेशन कर दिया है। एग्रीकल्चर के लिए बोला भाई मेरे 18% देना है, वीकर सेक्शन के लिए 10% देना है और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% देना है। इसके अलावा जितने बचे 5 सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन एटसेट्रा, उन सभी को देना पड़ेगा आपको 4.5%। आई होप क्लियर होगा। टोटल ANBC का बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर में देना है 40%। और उस 40% को भी उन्होंने 8 सेक्टर में कैसे बाइफरकेट किया है कि एग्रीकल्चर को देना है 18%, 18%, वीकर सेक्शन को देना है 10% और माइक्रो एंटरप्राइजेस को देना 7.5%। इसके अलावा बाकी की 3 कैटेगरीज को देना पड़ेगा 4.5%। आई होप क्लियर होगा सभी के। आरबीआई ने किया क्या
जो 18% देना था, इस 18% का भी बाइफर्केशन कर दिया। बोला गया कि जो मार्जिनल फार्मर है और स्मॉल फार्मर है उनको देना पड़ेगा 8%। मतलब टोटल 100 करोड़ रुपीस में से 40% तो देना है आपको पीएसएल को, और इस 40% का 18% देना है एग्रीकल्चर को, और इस 18% में से भी 8% देना आपको मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को। फर्स्ट थिंग, ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर होता है क्या? सभी के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये ना क्वेश्चन वाला है क्या ये, कि मार्जिनल फार्मर क्या है, स्मॉल फार्मर क्या है। अभी यूपी में भी आपने नाम सुना था कि ये मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर का ऋण माफ कर दिया गया है योगी जी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो समझ लेते हैं कि मार्जिनल फार्मर क्या होता है और स्मॉल फार्मर होता ही क्या है। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक है। याद रखिएगा, वह किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है वह कहलाएंगे मार्जिनल फार्मर। 1 हेक्टेयर से ज्यादा बट 2 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है वो किसान कहलाएंगे आपके स्मॉल फार्मर। आई थिंक क्लियर है। मार्जिनल फार्मर मतलब ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है, और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है वो कहलाएंगे आपके स्मॉल फार्मर्स। ऐसा करने का कारण क्या था? बैंक्स करते क्या थे कि जो अर्बन फार्मर होते थे उनको तो लैंडिंग कर देते थे, और जो रूरल फार्मर होते थे उन बेचारों को लैंडिंग नहीं कर पाते थे। आरबीआई ने सोचा यार ये अर्बन किसान है, ये हायर इंटरेस्ट पे कर सकता है एज कंपेयर टू रूरल फार्मर, तो एक काम करते हैं कि मैंडेटरी कर देते हैं कि इनके विकास के लिए मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर को अलग से लोन दिया जाए। मतलब अलग से क्या कि जो 18% एग्रीकल्चर को दे रहे हैं उस 18% में से भी 8% मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए रख दिया जाए। बचा 10%, इस 18% में से चला गया आपका 8% मार्जिनल स्मॉल फार्मर, 10% बचा। ये 10% आप दे सकते हैं इससे ऊपर के किसानों को, और सहायक जो एंसिलरी एक्टिविटी होती है, मुर्गी पालन, पशु पालन, इन सभी कोई डेयरी का वर्क करना चाह रहा है उसके लिए लोन चाहिए तो उसके लिए भी आप लोन दे सकते हैं। किसमें से? इस 10% में से। आगे समझते हैं कि करके सारे सेक्टर्स को। देखो ये समझ में आ रहा हो कुछ, ये मूवी भी आपने देखी होगी, फिर हेरा फेरी हेरा फेरी, कि उठा ले रे बाबा उठा ले रे, मेरे को नहीं इन दोनों को उठा ले। वो सीन याद करिए जिसमें कि अक्षय कुमार आता है, कहता है अरे बाबू भाई किडनी बेच रहा हूं मैं। तो बाबू भाई कहते हैं अरे भैया राजू किडनी ना बेच भाई, ऐसा ना कर। तो वो क्या कहते हैं, अरे बाबू भाई अपनी नहीं तुम्हारी किडनी बेचने जा रहा हूं। और वो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि बेचारे गरीबी की हालत से जूझ रहे होते हैं। बात करें राजू की, तो राजू भैया अपने माँ के इलाज के लिए देख रहा है, बाबू भाई अपने गराज के लिए देख रहे हैं, और भैया सुनील शेट्टी की बात करें तो वो भाई अपनी एजुकेशन के लिए देख रहा है। तो ये तीनों ही एक तरीके से हमारे प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट हो गए। देखिए अगर बात करें अक्षय कुमार की तो वो वीकर सेक्शन में आ गया, बात करें अपने बाबू भाई की तो ये हाउसिंग में आ गए, और बात करें सुनील शेट्टी की तो ये एजुकेशन में आ गए। तो आरबीआई ने इन जैसे लोगों को देखते हुए मैंडेटरी कर दिया भाई मेरे कि तुम जो भी बैंक्स लैंडिंग करेंगे पहले इन लोगों को लोन देंगे, उसके बाद किसी और वर्ग को लोन देने जाएंगे। आई होप इस एग्जाम्पल से थोड़ा मुस्कान भी आ गई होगी चेहरे पे और थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, थोड़ा जल्दी से चलते हैं। एक्टिविटीज कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर आर क्लासिफाइड अंडर 3 सब कैटेगरीज: फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी एक्टिविटीज। अभी देखा था हमने एंसिलरीज जस्ट लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन, मुर्गी पालन, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज, मछली पालन। अगर इन चीजों के लिए भी लोन चाहिए तो वो किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर वर्क के लिए लोन लेने जा रहा है बैंक्स में, तो बैंक्स पहले इनको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसी और क्षेत्र को प्रायोरिटी देंगे। आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वर्ड बड़ा एक तरीके से कॉमन है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, देखा भी जा रहा है कि हमारे देश में एमएसएमई बहुत ज्यादा है और इनको एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। कह रही है कि भैया एमएसएमई को एक्सपेंड किया जाए। तो बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उसे ऋण चाहिए तो पहले उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। एमएसएमई को 2 कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग है, सेकंड कैटेगरी सर्विसेज। स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। माइक्रो उसे बोला जाएगा जिस मैन्युफैक्चरिंग एक बिजनेस में 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। अगर 25 लाख तक की पूंजी लगी है तो वह माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगी।
25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ तक लगे हुए हैं तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएगी, और 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक की अगर कैपिटल लगी हुई है तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगी। आई होप क्लियर होगा कि अगर कोई भी व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो याद रखिएगा अगर 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल लगी हुई है तो वो माइक्रो, 25 से ज्यादा 5 करोड़ तक है स्मॉल, 5 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक है तो वो कहलाएगी हमारी मीडियम। इसी के पैरेलल है अगर वो सर्विस से है, सर्विस में माइक्रो का क्राइटेरिया चेंज किया गया है, वहां 25 लाख ना कहते हुए 10 लाख कहे गए। अगर 10 लाख तक की कैपिटल है तो माइक्रो सर्विस, स्मॉल 10 लाख से 2 करोड़ और मीडियम 2 करोड़ से 5 करोड़। प्रायोरिटी सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, लोन अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लोन दिया जा सकता है। बट सर्विस के लिए बोला गया है कि माइक्रो स्मॉल को पीएसएल के थ्रू लोन दिया जाएगा ओनली 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपीस, और मीडियम को दिया जाएगा 10 करोड़ रुपीस। इससे ऊपर लोन देंगे तो वो पीएसएल का पार्ट नहीं होगा, ओनली सर्विस के लिए लिमिट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिट नहीं। याद रखिएगा एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग की लिमिट दे देता है और आप टिक कर आ भी जाते हैं क्योंकि आपको याद भी होता है लिमिट का, बट याद रखना मैन्युफैक्चरिंग की पीएसएल के लिए कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तो किसके लिए, सर्विस के लिए। और सर्विस के लिए क्या है, माइक्रो स्मॉल के लिए 5 करोड़ और मीडियम के लिए लिमिट दी है 10 करोड़। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन, यदि किसी व्यक्ति को एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, पढ़ने के लिए बीटेक करना है, एमबीए करना है, उसके लिए लोन चाहिए तो गवर्नमेंट लोन देने को तैयार है, किसके थ्रू, बैंक्स के थ्रू। तो बोला गया किसी व्यक्ति को यदि एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो वो भी किसका पार्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर का, बट लोन अमाउंट इज लिमिटेड अप टू ₹10 लाख। तो याद रखिएगा एजुकेशन लोन चाहिए तो वो भी इजीली आपको मिल सकता है क्योंकि आरबीआई ने मैंडेटरी किया है बैंक्स को कि भाई मेरे अगर कोई एजुकेशन के लिए लोन लेने आ रहा है तो पहले तो उसको प्रायोरिटी देगा, बाद में किसी और को प्रायोरिटी देगा। नेक्स्ट चलते हैं हाउसिंग। किसी व्यक्ति को अपना घर बनवाना है और घर रिनोवेट कराना है, रिकंस्ट्रक्ट कराना है, उसके लिए भी लोन चाहिए तो वो भी किसका पार्ट है, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का। याद रखिएगा 35 लाख तक यदि घर की कीमत है तो उसे लोन दिया जाएगा 28 लाख। याद रखना 35 लाख घर की कीमत है तो लोन दिया जाएगा 28 लाख, बट कंडीशन इज दैट मेट्रोपोलियन सिटी होनी चाहिए। ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वो कहलाती है हमारी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। याद रखें दिल्ली हुई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आती हैं, सेंटर्स में आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो याद रखिए अगर इन सेंटर्स के लिए लोन चाहिए तो 28 लाख तक पीएसएल माना जाएगा। अगर अदर सेंटर्स के लिए चाहिए जस्ट लाइक बोल सकते हैं आगरा हुआ हमारा, ठीक है, फिरोजाबाद हुआ, बोल सकते हैं लखनऊ हुआ, तो ये सारे सेंटर्स के लिए कितना अमाउंट है हमारा 20 लाख रुपीस तक को पीएसएल माना जाएगा। नोट जरा समझते हैं, हाउसिंग लोन्स टू बैंक्स ओन एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। भाई मेरे याद रखना इन फ्यूचर आप लोग बैंक्स में जॉब करने जा रहे हैं और आप सोचिए पीओ बन गए, क्लर्क बन गए और आपने लोन मांगा तो आपके लोन को पीएसएल ट्रीट नहीं किया जाएगा। हाउसिंग लोन्स टू बैंक ओन एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ये दो नए पॉइंट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि दो नए पॉइंट ऐड किए गए। फर्स्ट वन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड वन रिन्यूएबल एनर्जी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी व्यक्ति को लोन चाहिए फॉर एग्जांपल स्कूल बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए लोन चाहिए, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए लोन चाहिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो वो भी किसका पार्ट होगा, प्रायोरिटी सेक्टर का, बट लोन अमाउंट इज लिमिटेड अप टू ₹5 करोड़ पर बोरोवर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिन्यूएबल एनर्जी। हम सभी जानते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज अभी एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो भी किसके रिगार्डिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी के, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हर कंट्री ज्यादा मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना हुई, इंडिया हुई, वो मूव कर रही है, बट ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने अपने को विड्रॉ कर लिया है। बट हम टॉपिक पे आते हैं, इसी पे मुद्दा देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किसी को लोन चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड मिल लगानी है, ठीक है, सोलर पावर चाहिए, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स लगवाने, तो इसके लिए अगर लोन चाहिए तो वो भी किसका पार्ट है, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। बट लोन अमाउंट याद रखिएगा 15 करोड़ रुपीस यहां पर दे रखा है। बट कोई इंडिविजुअल लोन चाहता है कि उसे अपने घर में सेटअप लगाना है सोलर पैनल वगैरह का, तो उसके लिए लोन अमाउंट कितना है, 10 लाख रुपीस पर बोरोवर। आई होप क्लियर होगा यहां तक पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अदर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी जस्ट लाइक अ दिव्यांग पर्सन,
ठीक है। माइनॉरिटीज, जो भी हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटी होती हैं, अगर कोई व्यक्ति इन कास्ट से बिलोंग करता है और लोन लेने बैंक्स में जा रहा है तो वो भी किसका पार्ट होगा, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। याद रखना, SC, ST, PWD, माइनॉरिटीज, भाई मेरे जनरल और OBC नहीं है, गंदा सा मुंह ना बनाओ, जनरल OBC नहीं है, SC है, ST है, PWD है और आपका माइनॉरिटीज है। कोई वुमेन लोन लेने जा रही है तो याद रखना उनके लिए अमाउंट लिमिट किया गया 1 लाख रुपीस पर बोरोवर। और नेक्स्ट पॉइंट है PMJDY, भाई बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में आप जानते ही होंगे, हमारी एक वीडियो आई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, तो उसमें ये डिस्कस किया गया था कि PMJDY में यदि कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन कराता है तो उसको 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। फर्स्ट थिंग, ओवरड्राफ्ट क्या वो क्लियर कर दूं, इन केस आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है फिर भी आप एक लिमिट तक विड्रॉ कर सकते हैं, द पर्टिकुलर लिमिट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और PMJDY में जो लिमिट दी गई दैट इज 5,000 करोड़, सॉरी 5,000 रुपीज, सॉरी माफी 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये उन व्यक्तियों को मिलेगा यदि कोई व्यक्ति रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है और उसकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना है तो वह एलिजिबल है। कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में है और उसकी इनकम 1,60,000 रुपए तक है तो वह उस अवेल कर सकता है। बट 1,60,000 से अगर किसी शहरी व्यक्ति की इनकम है या रूरल व्यक्ति की किसी की इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो उसको 5,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। तो आप बैंक में जाकर लड़ना नहीं कि हमें भी ओवरड्राफ्ट चाहिए, हमें भी ओवरड्राफ्ट चाहिए, हर कोई एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति जो रूरल एरियाज में है उनके लिए 1,60,000 और जो अर्बन एरियाज में 1,60,000 और रूरल एरियाज में 1 लाख रुपीज। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पहले देख लेते हैं कि जो बैंक्स हैं उनको RBI ने मैंडेटरी कर दिया है। याद रखना, मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी कर दिया कि तुम्हें भैया अपने लोन का एक सर्टेन पोर्शन किसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर को। सपोज करिए बैंक ना दे, बैंक लोन ना दे, देन क्या करना चाहिए। सोचिए आपके फादर ने कहा कि बेटा ये वाला काम कर दे, अरे बेटिया ये वाला काम कर दे, तो आपने नहीं किया, वो क्या करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, भैया हैं क्या करेंगे, कुटाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो वो क्या है, वो एक तरीके की काइंड ऑफ पेनल्टी हो गई। नहीं, ऐसी बैंक्स को भी RBI ने मैंडेटरी करा कि आपको जो लोन देना है वो भाई मैंडेटरी है PSL में देना, अगर नहीं दोगे तो आप पर भी क्या लगेगी, पेनल्टी। तो वो देखते हैं पेनल्टी क्या है हमारी। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन बैंक्स हैव टू डिपॉजिट शॉर्टफॉल अमाउंट विद नाबार्ड अंडर RIDF। जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स को जो भी लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर में, अगर वो लोन नहीं दे पाते हैं तो जितना पोर्शन लोन का नहीं दे पाएंगे वो शॉर्टफॉल अमाउंट कहलाएगा, और वो शॉर्टफॉल अमाउंट उन्हें देना पड़ेगा किसको, नाबार्ड को। और कैसे देना पड़ेगा, RIDF में देना पड़ेगा। जरा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये हमारा SBI है, इसने लोन डिसाइड किया 100 करोड़ रुपीस का, तो ऐसे PSL में कितना देना पड़ेगा, 40%, कितना हो गया, 40 करोड़। बट इसने लोन दिया कितना PSL में, 30%, 30 करोड़। कितना कम दिया इन्होंने, 10 करोड़। तो 10 करोड़ को हमने नाम दे दिया शॉर्ट फॉल अमाउंट। तो याद रखिएगा दिस इज मैंडेटरी, 40% PSL में देना ही पड़ेगा, बट दिया कितना है, 30%। कितना कम दिया, 10%। 10% मीन्स 10 करोड़ रुपीज। तो ये 10 करोड़ उन्हें देना पड़ेगा किसको, नाबार्ड को। कैसे, एज अ पेनल्टी। याद रखिएगा कि इंडियन बैंक्स हैव टू डिपॉजिट शॉर्टफॉल अमाउंट विद नाबार्ड अंडर RIDF, और नाबार्ड एक फंड मेंटेन करता है दैट इज RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। प्लीज नोट डाउन करिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोबारा से रिपीट करते हैं, इंडियन बैंक्स हैव टू डिपॉजिट शॉर्टफॉल अमाउंट विद नाबार्ड अंडर RIDF, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सिमिलर फॉरेन बैंक्स के लिए क्या है, फॉरेन बैंक्स हैव टू डिपॉजिट शॉर्टफॉल अमाउंट विद SIDBI। Foreign banks have to deposit shortfall amount with SIDBI under IDF। सिमिलर एग्जाम्पल है, SBI की जगह आप लिख सकते हैं फॉरेन बैंक, और नाबार्ड की जगह लिख सकते हैं SIDBI, और RIDF की जगह लिख सकते हैं IDF। बस याद रखिएगा नाम बदल गया, काम वही है कि जो भी फॉरेन बैंक्स हैं इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा शॉर्टफॉल अमाउंट SIDBI के पास, और SIDBI फंड मेंटेन करेगा हमारा कौन सा,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड। देखो यार सीन क्या था कि अगर बैंक्स लोन नहीं देना चाहते, बैंक्स अक्सर लोन नहीं दे पाते हैं कि उन केस में उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। बट आरबीआई ने सोचा यार कभी कभी बैंक की इंटेंशन खराब नहीं होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लोन लेने नहीं आ पाता और पर्टिकुलर टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाता। पर्टिकुलर टारगेट कितना हमारा 40% अचीव नहीं हो पाता, और नहीं हो पाएगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आरबीआई ने बैंक्स को थोड़ा लिबरल कर दिया, थोड़ा सहूलियत दे दी कि इन केस आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता, उस केस में आरबीआई इशू करेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, याद रखना पीएसएलसी की फुल फॉर्म क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीएसएलसी। फर्स्ट वन इज पीएसएल एग्रीकल्चर, सेकंड वन इज पीएसएल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, पीएसएल माइक्रो एंटरप्राइजेस और ओवरऑल। अलग अलग लाने का थोड़ा लॉजिक क्या वो समझते हैं। एग्रीकल्चर के लिए लिमिट कितनी है? 18%। और एग्रीकल्चर में से भी जो हमारी लिमिट है मार्जिनल स्मॉल फार्मर के लिए, वो लिमिट कितनी है? 8%। और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए हमारी लिमिट कितनी है? 7.5%। और ओवरऑल कितनी है? 40%। तो याद रखना आपको ओवरऑल 40% भी अचीव करना है और इंडिविजुअल जो लिमिट सेट की गई है वो भी अचीव करना है। इन केस आप 18% टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? पेनल्टी। बट आपके पास क्या है? एक राइट है। आरबीआई ने बोल रखा है कि आप क्या करिए, आरबीआई से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट खरीद लीजिए और इस केस में आप पेनल्टी से बच जाएंगे। किन किन केसेस में? एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में, माइक्रो एंटरप्राइजेस में और ओवरऑल में। आई होप ये छोटे से फॉर्मेट में आपके समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है। नेक्स्ट मूव जब भी हम आएंगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट लेके आएंगे कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। वेलकम टू महिंद्रा गुरु। थैंक यू।